Hello everyone, welcome back again to this particular class of the cost and management accounting। तो बच्चों, पिछले क्लास में हमने दो क्लासेस से हमने कॉस्ट शीट नाम का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने बहुत सारा बेसिक कॉस्ट शीट का सीख लिया था। आज के क्लास में हमको क्या करना है, आज के क्लास में हमको करने हैं प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। और हाँ, एक और बात आपको बता दूं कि आज का जो क्लास है वो आपका YouTube पे लास्ट क्लास है। इसके बाद के क्लासेस आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करके कंटिन्यू करने होंगे, ठीक है। एप्लीकेशन का लिंक वंस अगेन इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। आप जाकर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और जिन जिन बच्चों ने पिछले लेक्चर्स कुछ देखे नहीं होंगे वो जाकर पिछले लेक्चर्स भी देख सकते हैं, ठीक है। उनके भी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में देकर रखी हुई है, आप जाकर वहां पर देख सकते हो, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हमको चालू करना है कॉस्ट शीट के प्रॉब्लम्स। लेकिन कॉस्ट शीट के प्रॉब्लम शुरू करने से पहले मेरा एक काम है कि मैं आपको याद दिला दूं कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। तो आइए उसी को हम लोग एक बार पढ़ते हैं। तो देखिए, आपका सिलेबस ये था कुछ इस प्रकार, जिसमें हमने स्टार्ट किया हुआ था आपका कॉस्ट शीट एंड टेंडर शीट नाम का चैप्टर, जिसमें सिर्फ आज हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम कॉस्ट शीट वाली बातें पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या कॉस्ट शीट वाली बातों में चैप्टर में लास्ट में मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट शीट मतलब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस निकालना, यानी कॉस्ट शीट होता है जिसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट निकलती है, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की हमको प्राइस निकालना है तो एक स्टेटमेंट बनाया जाता है जिसे हम कॉस्ट शीट कहते हैं। कॉस्ट शीट में हमने देखा था कि कुछ हेड्स आते हैं जो आपको याद रखने हैं, और लास्ट क्लास में मैंने काफी प्रैक्टिस भी इसकी कराई थी और होमवर्क भी दिया था कि आपने खुद ने कॉस्ट शीट का फॉर्मेट 2 से 3 बार घर पर बनाकर देखना है, ठीक है। तो देखो कॉस्ट शीट किस प्रकार बनती है। कॉस्ट शीट किस प्रकार बनती है, सबसे पहले कॉस्ट शीट हम ऊपर हेडिंग लिखेंगे, ठीक है। पहला हेड जो आएगा वो आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, मतलब कितना मटेरियल हमने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए लगाया हुआ है। डिटेल लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ था, इसलिए मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं। फिर हमने देखा जिसमें ओपनिंग भी हो सकता है प्लस हम कुछ परचेज भी कर सकते हैं, उसमें से जो बचा है वो हमारे पास रहेगा, यानी कि वो क्लोजिंग स्टॉक, उसे हम माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, क्लियर है। फिर आएगा डायरेक्ट लेबर, फिर आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि जो खर्चे डायरेक्टली प्रोडक्ट को लग रहे हैं वो सारे खर्चे हम डायरेक्ट में लिखेंगे, ठीक है। इन सब डायरेक्ट खर्चों को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको मिलती है अपनी प्राइम कॉस्ट, ठीक है। प्राइम कॉस्ट में अगर आप फैक्ट्री कॉस्ट यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करते हो, यानी कि वो सारे खर्चे जो कहाँ हुए हैं फैक्ट्री में हुए हैं उन सबको आप ऐड करते हो, और उसमें अगर ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देते हो तो आपको मिल जाता है नेट फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। देन हमने आगे देखा था, फिर आती है ऑफिस की बारी। सर ऑफिस के खर्चे भी प्लस माइनस होंगे क्या, तो बिल्कुल होंगे। ऑफिस के जो भी खर्चे हैं वो यहाँ सब लिखे जाएंगे, जो भी ऑफिस में होंगे उन सब खर्चों को ऐड करने के बाद हमको मिलती है प्रोडक्शन कॉस्ट, जिसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कहा जाता है, मतलब गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए क्या हमको कॉस्ट आई। फिर उसमें हमारे पास कुछ अगर ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है तो उसको जोड़ दो, और अगर क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है तो उसको हटा दो, तो हमको मिलेगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जितने गुड्स हमने सेल किए उनकी कॉस्ट। जो गुड्स सेल किए उनको सेल करने के लिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस लगते हैं। जो गुड्स हमने सेल किए हुए हैं या जो हम चीजें बेचते हैं उनको बेचने के लिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस लगते हैं, तो वो सारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हम यहाँ पर लिखेंगे, जिससे हमको मिल जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल यानी कि कितने जो गुड्स हमने बेचे उनकी कॉस्ट हमको क्या पड़ी थी, ठीक है ना। और उसके बाद आप अगर वो सेल करते हो तो उसके बाद आपको पता चलता है आपका प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ठीक है। आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई थी। पिछले क्लास में अच्छे से हमने डिटेल डिस्कशन किया था। इस क्लास में आज हमको सॉल्व करना है क्वेश्चंस। आज की क्लास में हम 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करा लेंगे, ठीक है क्या। तो आइए, ये रहा यूनिट नंबर 1 जिसमें आपको कॉस्ट शीट लिखा हुआ है, ठीक है। जो बच्चे लेक्चर्स को परचेस कर लेंगे वो मुझे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे कि सर नोट्स रिक्वायरमेंट, आपको मैनेजमेंट की तरफ से नोट्स आ जाएंगे, ठीक है बेटा, जिसे आपको घर बैठे प्रिंट कर लेना है। आपको बाहर से घर बैठे आपको PDF मिल जाएगी, बाहर से प्रिंट आउट निकाल लो और पढ़ना शुरू करो, ठीक है। तो खैर देर किस बात की, चलिए आइए पढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर पहला। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए, याद मतलब रट्टा नहीं मारना है, समझ के पढ़ना है, ठीक है ना। और वो समझ के कैसे पढ़ना है इसमें हमने लास्ट क्लास पूरी लगा दी थी, ठीक है बेटा।
चलिए सर, डन सर, आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कॉस्ट शीट ही बनाना है। यहां पर बोल रहा है क्वेश्चन में, The following data have been extracted from the books of Messrs Moonshine Industries Limited. Moonshine Industries Limited से डेटा लिया गया है जो 31 मार्च 2015 का है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर दी हुई है। देखो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर दी हुई है, इन सब चीजों को आपको प्रॉपर तरीके से बाइफरकेट करना है। अब सर बाइफरकेट कहाँ से करेंगे और कौन से इससे करेंगे, तो कॉस्ट शीट में हमने सीखा हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक बार और रिवाइज करवा देता हूं आपको, जिससे आपको एकदम आसानी जाएगी। जो चीजें प्रोडक्ट बनने के लिए लग रही है, यानी कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, वो सारी चीजें आएंगी यहाँ पर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। फिर फैक्ट्री में फिर आता है फैक्ट्री ओवरहेड। ओवरहेड मतलब होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो प्रोडक्ट को नहीं लग रहा है डायरेक्ट, ठीक है ना, जो प्रोडक्ट बनाने के लिए नहीं लग रहा लेकिन फैक्ट्री का खर्चा है, ठीक है, तो वो सब आएंगे फैक्ट्री ओवरहेड में। फैक्ट्री ओवरहेड के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तब आएगा ऑफिस ओवरहेड। तब क्या आएगा बेटा, ऑफिस ओवरहेड, यानी कि ऑफिस में होने वाले सारे खर्चे यहां पर आएंगे, ठीक है। उसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तब आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, यानी कि जो एक्सपेंसेस गुड्स को सेल करने के लिए लग रहा है वो, और लास्ट में आपका आएगा सेल, आपने कितने में बेचा, ठीक है। आप ये चारों हेड्स भी अगर याद रख लोगे तो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। पहले प्रोडक्ट को बनाने के लिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, फिर फैक्ट्री से रिलेटेड सारे खर्चे, फिर ऑफिस से रिलेटेड सारे खर्चे, फिर बेचने के लिए, सेल करने के लिए प्रोडक्ट को जितना खर्चा लग रहा है वो, और उसके बाद हम गुड्स को सेल कर देंगे। इन बिटवीन जब हम इन तीनों खर्चों को प्लस कर देते हैं तो इनके बीच में हमको जो मिलती है उसे हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। एज वी ऑल नो दैट, इसे हम प्राइम कॉस्ट कहेंगे। फिर हम फैक्ट्री के ओवरहेड्स कुछ ऐड करने के बाद हमको जो मिलती है उसे हम बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। ऑफिस के ओवरहेड सारे के सारे ऐड करने के बाद हमको मिलती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बहुत लोग इसे प्रोडक्शन कॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऐड करने के बाद जो हमको मिलता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऐड करने के बाद जो मिलता है वो मिलता है कॉस्ट ऑफ सेल, और देन हमको मिलता है यहाँ पर सेल, और ये सेल में से अगर कॉस्ट ऑफ सेल आप माइनस कर दोगे तो यहां पर आता है बेटा आपका प्रॉफिट। लो जी, एक और बार मैंने क्लैरिटी के साथ आपको एकदम कॉस्ट शीट यहां पर कर दी हुई है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो प्रोडक्ट बनाने के लिए लग रहे खर्चे वो यहां पुटअप करो। जो फैक्ट्री से रिलेटेड है आपको पढ़कर, क्वेश्चन पढ़कर बस ये डिसाइड करना है कि फैक्ट्री में जा रहा है कि ऑफिस में जा रहा है, ठीक है ना। अगर फैक्ट्री में जा रहा है तो यहाँ लिखो, ऑफिस में जा रहा है तो यहाँ लिखो, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए लग रहा है तो यहाँ लिखो, ठीक है, और सेल है तो सेल तो यहाँ आएगा ही आएगा। क्लियर है? अब क्लियरिटी आनी चाहिए बेटा, ठीक है ना। बिल्कुल, मैं मानता हूँ सब्जेक्ट नया है लेकिन मैंने उतना एफर्ट भी लिया है आपके ऊपर, ठीक है। थोड़ा एफर्ट आपको भी लेना होगा, ऐसा नहीं है कि सारे काम सर ही कर ले, ठीक है। तो एग्जाम भी तो मैं ही दे दूं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर क्या बात कही है सर, एग्जाम भी आप ही दे दो सर, बहुत टेंशन आ रहा है हमको एग्जाम का। अच्छे से पढ़ाई कर लो बेटा, टेंशन क्या होता है, एग्जाम कोई जंग थोड़ी ना है। यहां लिखेंगे हम कॉस्ट शीट फॉर द ईयर 31 मार्च 2015, जिसमें आएगा सीरियल नंबर, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है जी। हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रश्न नंबर पहला।
ओके, चले आगे। जी सर, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक एक चीज आपको सबसे पहले पढ़नी है, एक एक चीज पढ़कर आपको समझना है कि आपको लिखना क्या है और कहाँ सब चीजें जानी चाहिए। लेकिन जब भी आप क्वेश्चन चालू करो, इसके पहले मेरी एक सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप प्रश्न शुरू करो तो सबसे पहले एडजस्टमेंट्स अगर कुछ दिए तो उसको रीड कर लेना। मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन इज टू बी अलोकेटेड 4000 टू फैक्ट्री, यानी कि मैनेजर का रेम्यूनरेशन है। कहा गया मैनेजर का रेम्यूनरेशन, ये रहा मैनेजिंग डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, ये रहा 12,000। वो बोल रहा है इस 12,000 में से जो 4,000 रुपीज है वो फैक्ट्री के लिए है, ठीक है। आगे कह रहा है 2,000 टू द ऑफिस, इसमें से जो 2,000 उनको मिलते हैं वो जाएंगे ऑफिस के लिए, और इसमें से जो 6,000 रुपए उनको मिलते हैं वो सेलिंग डिपार्टमेंट के लिए जाते हैं, यानी कि वो जाएंगे 6,000 रुपए जो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। मतलब एक मैनेजर है कंपनी का जो सारे काम करता है, उसे 12,000 रुपए की तनख्वाह मिलती है, ठीक है। जिसमें से 4,000 रुपए की उसकी तनख्वाह फैक्ट्री के लिए है तो वो फैक्ट्री ओवरहेड में चला जाएगा, 2,000 रुपए की तनख्वाह ऑफिस के लिए तो ऑफिस ओवरहेड में चला जाएगा, 6,000 रुपए की उसकी जो तनख्वाह है, सैलरी है, वो कहाँ है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाएगा। कितना इजी है। तो ये 4,000 आपको फैक्ट्री में लिखने हैं, 2,000 ऑफिस ओवरहेड में लिखने हैं और 6,000 लिखने हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। आगे बाकी कुछ नहीं कहा है, आगे उन्होंने कहा है कि प्रिपेयर करो कॉस्ट शीट और बता दो प्राइम कॉस्ट क्या होगी, वर्क्स कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, कॉस्ट ऑफ सेल क्या होगा और नेट प्रॉफिट क्या होगा, ठीक है जी। बात समझ में आई क्या? जी सर। तो बस एक एक चीज आपको यहाँ से पढ़नी है और कॉस्ट शीट बनाना है। जो हमने फॉर्मेट ऑलरेडी सीखा है वही फॉर्मेट है, बस आपको यहाँ से वैल्यू उठाना है एंड कॉस्ट शीट में लिखनी है। तो पुटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग द आंसर, जस्ट इट। चलो, सबसे पहले दिया है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब होता है डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल का दिया हुआ है आपको स्टॉक, ठीक है। तो आ जाओ, ये रही हमारी कॉस्ट शीट, ये रहा हमारा सबसे पहला हेड। मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है जी। ये जो आया, ये आया मटेरियल कंज्यूम्ड। मटेरियल कंज्यूम्ड में सबसे पहले दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये देखो, ये दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कितना दिया है? 25,000 रुपए। तो ये हमने लिख लिया, जाके लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इट इज 25,000। नेक्स्ट वाला पढ़ते क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया है परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। क्या दिया हुआ है? परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। तो सर परचेस ऑफ रॉ मटेरियल कहां लिखा था हमने? कॉस्ट शीट में, याद करो। जी सर, परचेस हमने यहां पर ऐड किया हुआ था। ठीक है जी। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल अमाउंट कितनी है? 85,000, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है क्या? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो ठीक है जी, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? माइनस होता है। क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो क्या होता है? माइनस होता है। एज वी नो कि क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? माइनस हो जाता है। अमाउंट आप बता दो कितनी है? 40,000 रुपीज आपके पास मुफ्त होने चाहिए, ठीक है। क्लियर है? डन, आगे बढ़े। चलो, तीन चीजें तो हमने लिख ली ऑलरेडी। उसके बाद बोल रहा है कैरियज इनवर्ड। सर ये कहा जाएगा? पहले तो सोचना है कि कैरियज इनवर्ड है तो कहाँ जा सकता है? क्या फैक्ट्री में जाएगा, क्या ऑफिस में जाएगा, क्या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा? तो सर देखो, कैरियज इनवर्ड मतलब क्या होता? आओ इधर समझा देता हूं। कैरियज इनवर्ड यानी क्या होता है? जैसे ही आपने कोई प्रोडक्ट खरीदे, आपने कोई मटेरियल खरीदा फैक्ट्री में, जैसे कि मान लो ये एक ट्रक है, ये ट्रक है, आपको भी मानना है ये ट्रक है, ठीक है। भले आपको रेलगाड़ी लग रही है लेकिन वो ट्रक है, ठीक है।
आपने क्या किया हुआ है, इसमें मटेरियल आपने मंगाया, आपकी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल चाहिए वो आपने मंगाया, ठीक है। ये जो मटेरियल आ रहा है, लेट अस सपोज ये आ रहा है मान लो ये आ रहा है, कहां से ले लेते, रायपुर से ले लेते। ये रायपुर से आ रहा है, रायपुर से ये जाएगा मुंबई, ठीक है। ये रायपुर से मुंबई आ रहा है मटेरियल, जो कंपनी मुंबई में है उन्होंने मटेरियल खरीदा, वो रायपुर टू मुंबई आ रहा है, ठीक है क्या। अब ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल की कॉस्ट, मतलब ये मटेरियल उनको पड़ा ₹5 लाख में, मटेरियल की जो कीमत है वो है 5 लाख रुपए, यानी कि ये ट्रक में 5 लाख का मटेरियल रायपुर से लेके मुंबई जा रहा है, ठीक है। अब अगर मुझे एक बात बताओ, ये ओनर बैठा हुआ है यहाँ पर, ये मुंबई में ओनर बैठा हुआ है, ठीक है। ये ओनर एकदम पक्का है, ठीक है। ये ओनर ये सोच रहा है कि जैसे ये मटेरियल मेरे पास मुंबई पहुंच जाएगा मैं इसको बेच दूंगा, ठीक है। एग्जांपल के लिए, जैसे ये मटेरियल मुंबई पहुंच जाएगा मैं इसको बेच दूंगा, ठीक है। अब आप बताओ कि जब ये रायपुर से निकलेगा मुंबई के लिए तो फ्री में तो जाएगा नहीं। लेट अस सपोज कि ट्रक वाले ने 50,000 रुपए ले लिए, या फिर मान लो 1 लाख रुपए ले लिया ट्रक वाले ने, ठीक है। इसी को कैरियज इनवर्ड कहते हैं। ये तो बात सबको पता होगी कि गुड्स जब हम लेकर आते हैं उसके लिए जो हम लोग पेमेंट करते हैं उसे कैरियज इनवर्ड कहते हैं, क्लियर है क्या। अब ये कैरियज इनवर्ड लग गया। अब आप बताओ कि जैसे ही मान लो ये ट्रक मुंबई पहुंच गया, अब ये जो बॉस है ना, ये बॉस को ना ये मटेरियल को सेल करना है, वहां पहुंच गए आप, दिस इज यू। तो आपको ये बॉस ने मटेरियल कितने में सेल करना चाहिए, बताओ। क्या ये बॉस आपको 5 लाख में मटेरियल बेचेगा? आंसर इज नो। ऐसा हो सकता है क्या कि ये 6 लाख से कम में आपको मटेरियल बेचे? आंसर इज नो। आपका कॉमन सेंस ये कह रहा है। क्यों? क्योंकि आप ये बोलेंगे सर भले ही मटेरियल 5 लाख रुपए का है लेकिन लाने के लिए तो 1 लाख खर्चा आया ना। तो आपको मुंबई में वो मटेरियल कितने रुपए में पड़ा? बॉस को वो मटेरियल मुंबई में कितने रुपए में पड़ा? तो इसकी कॉस्ट गई बॉस को 6 लाख रुपए। तो क्या कैरियज इनवर्ड की जो कॉस्ट है उसके कारण मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई क्या? यस सर, बढ़ गई सर। ठीक है, समझ में आया? यानी आपने जो मटेरियल परचेज किया था उसी में कैरियज इनवर्ड ऐड हो गया, है ना? क्लियर है क्या? देखो बहुत सारे टीचर बस एक बोलकर निकल जाते, एक पॉइंट बोलकर निकल जाते, बोलते कैरियज इनवर्ड परचेज में प्लस कर देना। अरे भाई क्यों करना? ये रीजन है उसका, विद एग्जांपल। क्लियर है क्या? चलिए, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, आपने रॉ मटेरियल परचेज तो किया है, उसी में आपको प्लस करना है कैरियज इनवर्ड, क्योंकि वो मटेरियल जो आपने परचेज किया उसे लाने के लिए तो कुछ खर्चा लगा होगा ना। तो वो जो खर्चा लगा है वो खर्चा लगा है 5,000 रुपए का। ये देखो दिया है कैरियज इनवर्ड 5,000 रुपीज। ठीक है, तो कैरियज इनवर्ड भी हमारा हो चुका है। जो जो आप कॉस्ट शीट में लिखते जाओगे उसके ऊपर टिक मार्क करते जाओ, कहीं ऐसा ना होगा कोई आइटम छूट जाएगा। ठीक है, पेपर में अक्सर ऐसा होता है, फिर बोलते हैं पेपर गया 1 नंबर और फिर नहीं मिलता 1 भी नंबर। ठीक है ना? तो अब देखो आप इसको टोटल करके बाहर निकाल लो। 25,000 प्लस 85,000 प्लस 5,000 माइनस 40,000, इट बिकम्स, ये जो आएगा इसकी टोटल आएगी 1,15,000 रुपए। 1,15,000 इज टोटल, जिसमें से 40,000 आप माइनस करोगे तो ये आएगा 75,000 रुपीज। यानी कि आपको मटेरियल कितने रुपए, मटेरियल जितने प्रोडक्ट्स आपने बनाए उसमें मटेरियल कितने रुपए का खर्च हुआ? तो मटेरियल खर्च हुआ 75,000 रुपीज का। क्लियर है क्या? ये देख लो, ये चीज समझ में आ गई सबको? समझा सब? बहुत बढ़िया बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद क्या बोल रहा है, वेजेस दिया हुआ है। हाँ, इंफॉर्मेशन ऐसा जरूरी नहीं है कि एक के नीचे एक ही दी होगी, इंफॉर्मेशन आपको कहीं पर भी दे सकता है, उसको उठाकर आपको प्रॉपर तरीके से सेटअप करना है। समझ में आई ना बात। अब जैसे देखो यहाँ पर वेजेस दिया हुआ है, और वेजेस में दो दिए वेजेस, ये वेजेस तो है, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट जो है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट को लगेगा, यानी कि वो डायरेक्ट वेजेस हो गया, और एक इनडायरेक्ट है वेजेस लेकिन मजदूर है। लास्ट क्लास में मैंने आपको दो मजदूर बोले थे, दिखाए थे, वर्कर्स, एक वो मशीन पर काम कर रहा था और एक वो पुलिंग मशीन उठा रहा था। वो पुलिंग मशीन वाले का भी क्या मटेरियल के लिए लग रहा है क्या, तो आंसर इज नो, लेकिन फैक्ट्री में है ना तो वो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। क्लियर है क्या। तो डायरेक्ट वाला जो मटेरियल है 75,000 डायरेक्ट वेजेस, वो हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट वेजेस का अलग से क्या होता है, हेड होता है। ठीक है बेटा, तो ये आ गया सेकंड नंबर, डायरेक्ट वेजेस। ठीक है जी, डायरेक्ट वेजेस कितने हैं, 75,000। मैं अमाउंट नॉर्मल इससे लिख रहा हूँ, ये मैं कलर पेन इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये डायरेक्ट वाला अभी फिलहाल हो गया है, इनडायरेक्ट वाला पेंडिंग है, तो उसको बाद में देखेंगे जब हम फैक्ट्री में चले जाएंगे। डायरेक्ट वेजेस में और कुछ जाना चाहिए क्या, देखो नहीं। अदर डायरेक्ट चार्जेस, अदर डायरेक्ट चार्जेस मतलब होता है अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। चार्जेस यानी क्या होता है, खर्चा। तो ये जो है ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको दिए हुए कितने रुपए के, 15,000 रुपए के। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पे थर्ड नंबर आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अमाउंट कितना आएगा, 15,000 रुपीज। ठीक है, ओके। और देखते हैं इसमें कुछ है क्या, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट खर्चे नहीं। रेंट रेट्स, ये है फैक्ट्री का, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। ऑफिस का तो ऑफिस ओवरहेड में जाएगा। इनडायरेक्ट कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, इनडायरेक्ट कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, इनडायरेक्ट है मतलब वो फैक्ट्री में जाएगा, डायरेक्ट रहता तो यहाँ पर आता। डेप्रिसिएशन है प्लांट पर, ऑफिस फर्नीचर पर, इसको बाद में देखेंगे। यहाँ पर मैंने पढ़ा तो मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि जो इनमें जाएगा। ठीक है, तो जब हम सारी डायरेक्ट चीजों को प्लस कर देते हैं तो कौन सी कॉस्ट मिलती है, यस सर, प्राइम कॉस्ट मिलती है। कौन सी कॉस्ट मिलती है बेटा, प्राइम कॉस्ट। चलो आ जाओ, इन सब की टोटल करो। आपने अगर इन सब की टोटल की तो ये आ जाती है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट जो कि आएगी आपको 1,65,000। ये आ गई 1,65,000 की प्राइम कॉस्ट। ठीक है जी, पॉइंट सबको समझ में आ रहा है, धीरे धीरे हौले हौले सबको समझ में आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट हेड जो आएगा उस कौन सा हेड है, क्या नाम है नेक्स्ट हेड का, बताओ जरा। वेरी गुड, नेक्स्ट हेड आएगा फैक्ट्री ओवरहेड, यानी कि फैक्ट्री से रिलेटेड सारी चीजें अब हमको यहाँ पर लिखनी है। जितनी भी चीजें, जितने भी खर्चे फैक्ट्री में आए होंगे वो यहाँ पर हमको लिखने हैं। चलो आ जाओ, पहले से पढ़ते। सबसे पहले तो ये वेजेस आएगा इनडायरेक्ट वाला 10,000 रुपीज। तो आ जाओ यहाँ पर, इनडायरेक्ट वेजेस अमाउंट है 10,000। इनर कॉलम में आपको लिखना है ताकि बहुत सारे खर्चे अगर आए तो सबकी टोटल करके बाहर लिखेंगे। उसके बाद प्रेजेंटेशन जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना है आपको। उसके बाद अदर डायरेक्ट चार्जेस हो गया, रेंट एंड रेट्स दिया है। अब जरा ध्यान से सुनना, थोड़ा अपना भी दिमाग लगाते जाओ, ठीक है ना, सारा दिमाग टीचर ही लगा ऐसा नहीं होता, थोड़ा अपना भी दिमाग लगाओ। रेंट एंड रेट्स है, एक है फैक्ट्री वाला, एक कौन सा है, ये देखो ये फैक्ट्री वाला है। तो जो फैक्ट्री वाला है वो कहाँ जाएगा, कहाँ दिख रहा है आपको, देखो ये जो फैक्ट्री वाला है ये फैक्ट्री में जाएगा, और जो ऑफिस वाला है वो ऑफिस ओवरहेड में जाएगा। ठीक है, तो फैक्ट्री वाला कितना है 5,000, तो यहां पर लिखे रेंट फैक्ट्री का 5,000 रुपीज, ऑफिस का बाद में लिखेंगे। ठीक है, ठीक है।
उसके बाद आ रहा है इनडायरेक्ट कंजम्पशन ऑफ मटेरियल। इनडायरेक्ट कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, मटेरियल कहाँ कंज्यूम किया जाता है? फैक्ट्री में, लेकिन वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। डायरेक्ट मटेरियल होता तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। डायरेक्ट मटेरियल होता तो यहाँ लिख लेते। एक सेकंड, यहाँ पर मैं ऐसे लिख लूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे अदरवाइज। अब ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम होता तो इसमें जाता, क्लियर है। लेकिन ये इनडायरेक्ट मटेरियल है, तो आ जाओ यहाँ लिखेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। इनडायरेक्ट मटेरियल हमारे पास 500 रुपीज का, चलो इनडायरेक्ट मटेरियल भी हो गया। अब है डेप्रिसिएशन, जरा बात ध्यान से सुनना। डेप्रिसिएशन देखो दो एसेट्स पे लगता है, एक जो एसेट्स फैक्ट्री में यूज हो रही है और एक जो एसेट्स जो ऑफिस में भी यूज होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको पहचानना होगा कि यहाँ पर प्लांट दिया हुआ है, प्लांट मतलब प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी कहाँ होती है? फैक्ट्री में। तो ये जो खर्चा है डेप्रिसिएशन प्लांट के ऊपर जो लगा है, ये फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। और यहाँ पर आपको दिया है डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर, तो ये ऑफिस ओवरहेड में जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर, समझ में आ रहा है सर। धीरे धीरे हौले हौले सब समझ में आने लगेगा बेटा, डोंट वरी। यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड में जाएंगे, लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 1500, ठीक है। ये लिखा डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 1500। ओके डन, आगे बढ़े। यहां पर आगे क्या दिया हुआ है? सैलरी ऑफिस, यहां पर दिया हुआ है ये सैलरी ऑफिस, तो ये अभी फिलहाल नहीं आएगा। ये चीज हमने लिख ली, ये चीज लिख ली, ये अभी फिलहाल नहीं आएगा। सैलरी ऑफिस बोल रहा है तो वो बाद में जाएगा। सेल्समैन बोल रहा है, सेल्समैन यानी कि सेल करने के लिए जाएगा, प्रोडक्ट सेल करने के लिए जाता है सेल्समैन, तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री के अदर एक्सपेंसेस भी है, तो ये भी आएंगे, ये लेने होंगे फैक्ट्री ओवरहेड में। 5700 के अदर फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस है, अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस 5700। डन, ठीक है सर। उसके बाद दिया हुआ था अदर ऑफिस एक्सपेंसेस, तो ऑफिस एक्सपेंसेस अभी फिलहाल नहीं लेने हमको। मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, इसमें देखो 4000 रुपए फैक्ट्री के लिए बोला गया था, ठीक है। तो ये 4000 हमको फैक्ट्री ओवरहेड में लिखने पड़ेंगे, तो आ जाओ यहाँ पर लिखेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, ठीक है, 4000 रुपीज। देखते और ऐसे कुछ खर्चे है क्या जो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। बाद में दिया है अदर सेलिंग एक्सपेंसेस, तो ये नहीं आएगा। सेलिंग एक्सपेंस यानी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ सेल्समैन, ये भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए यूज हो रहा है, यानी कि ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। कैरियज आउटवर्ड है, अब देखो मटेरियल आप लेकर आते हो तो मटेरियल लेकर आते हो, कैरियज इनवर्ड होता है। जब प्रोडक्ट पूरा फैक्ट्री में बन जाता है तब उसको बेचने के लिए कैरियज आउटवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कैरियज आउटवर्ड जो है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, यहाँ फैक्ट्री में नहीं आएगा। सेल बाद में आएगा। एडवांस इनकम टैक्स पेड, ये इनकम टैक्स पेड हमारे कॉस्ट का पार्ट नहीं होता। कंपनी जब टैक्स पे करती है तो वो हमारे प्रोडक्ट के कॉस्ट का पार्ट नहीं है, ठीक है। और ये एडवर्टाइजमेंट भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। क्लियर है? मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड यहाँ पर सारे खर्चे हमने लिख लिए, ठीक है सर। इनकी टोटल करिए, इन सब की टोटल करिए। अगर आप इन सब की टोटल करते हैं तो ये टोटल आएगी 26,700। और अगर मैं ये प्राइम कॉस्ट है और ये फैक्ट्री ओवरहेड है, इनको ऐड कर दूं तो मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा? नेट फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। तो यहां पर आएगा, इन दोनों का टोटल कर दो, इन दोनों का टोटल करना है, प्राइम कॉस्ट और ये, तो आपको मिलेगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट, जो कि आएगा 1,91,700, ठीक है। ओके जी।
फिर इसमें ओपनिंग WIP और क्लोजिंग WIP ऐसा कुछ है क्या? तो आंसर इज नो। यहाँ पर ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP क्वेश्चन में दिया नहीं है। क्वेश्चन में जब कोई चीज नहीं दी है तो आपको उसको अननेसेसरी लिखना नहीं है। जब आपको क्वेश्चन में उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दी है तभी आपको क्वेश्चन में लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए नंबर 5 आएगा। उसके बाद आता है ऑफिस ओवरहेड। अब सारी ऑफिस से रिलेटेड बातें एक एक करके फिर से चेक करते हैं कि क्या क्या चीजें ऑफिस वाली बची है। यहां तक हो गया था, ये रेंट से चालू करते हैं। ये रेंट ऑफिस का दिया हुआ है 500 रुपीज। तो चलो आ जाओ, सबसे पहले ऑफिस का रेंट लिखना है। ऑफिस रेंट दैट इज 500 रुपीज। ये भी हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद दिया हुआ है डेप्रिसिएशन ऑफिस फर्नीचर का। ये देखो 100 रुपीज का डेप्रिसिएशन है ऑफिस फर्नीचर के ऊपर, तो ये भी हम यहां लिखेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर विच इज 100 रुपीज। क्लियर है? उसके बाद डेप्रिसिएशन दोनों पे हो गया। सैलरी ऑफिस, ये देखो ये दिया है सैलरी ऑफिस, मतलब ऑफिस के किसी एम्प्लॉय को हमने सैलरी दिया है 2500 रुपीज। कितना सैलरी दिया हुआ है? 2500 रुपीज। तो ये जाएगा ऑफिस ओवरहेड में। तो यहाँ पर हमको जैसा वहां लिखा वैसे लिखना है, सैलरी ऑफिस 2500 रुपीज। बात समझ में आई? ओके। उसके बाद सेल्समैन तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा, यहाँ पर आने वाला नहीं है। उसके बाद अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, वो तो हो गया है। यहाँ पर दिए हुए अदर ऑफिस एक्सपेंसेस, तो ये भी लिख लो जाकर। अदर ऑफिस एक्सपेंसेस 900 रुपीज के हैं। ठीक है जी, 900 रुपीज ये हो गया। उसके बाद आगे मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन। इसमें ऑफिस के लिए कितना बोला था? 2000 फॉर ऑफिस। ठीक है ना, तो 2000 रुपए ऑफिस में जाके लिखने होंगे इसके। मैनेजिंग डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन 2000 रुपीज। ठीक है जी, आगे बढ़े। उसके बाद है अदर सेलिंग एक्सपेंसेस, वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। कैरियज इनवर्ड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, वो भी उसी में जाएगा। सेल्स बाद में लास्ट में आता है। एडवर्टाइजमेंट भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ही जाएगा। तो ऑफिस वाले भी खर्चे हमारे हो गए लिखकर सारे। तो आप इनका भी टोटल करिए। कितना इजी है ना, क्वेश्चन देखना है कौन सा ऑफिस में जाता, कौन सा फैक्ट्री में जाता, बस प्रैक्टिस करते रहो, आराम से आउट ऑफ स्कोर होता है इसमें। ठीक है, 6000 रुपीज। देखिए बेटा, सब्जेक्ट अगर मुझे डायरेक्टली स्टार्ट करना रहता तो मैं डायरेक्टली बोल देता कि हेलो गाइस, आज से हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग चालू करने वाले, ये आपका सिलेबस है और ये रहे आपके क्वेश्चंस। चलो आइए, ये चैप्टर है, चैप्टर चालू करते हैं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने पहले तो सिखाया कि व्हाट इज कॉस्ट। पहले तो ये बताया कि आपको सब्जेक्ट में अकाउंटिंग कितने प्रकार की करनी होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आपने की हुई है, फिर हमने देखा कि फाइनेंशियल यानी क्या होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग यानी क्या होता है। फिर मैं धीरे धीरे आपको लेकर आया कॉस्ट यानी क्या होता है। कॉस्ट के फिर 3 पार्ट होते हैं, कॉस्ट होता है, कॉस्टिंग होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग होता है। ठीक है ना। और फिर धीरे धीरे हमने सिलेबस स्टार्ट किया, जिसमें भी डायरेक्ट मैंने चैप्टर चालू नहीं किया, उसके बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन पहले दे दी मैंने कॉस्ट शीट के बारे में, और देन हमने ये आज क्वेश्चन चालू किए भाई। समझे क्या? पक्का? क्लियर सर। अब चलिए, अब हमको टोटल करनी है नेट फैक्ट्री कॉस्ट और ये 6000 रुपए की। तो जिससे हमको मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिससे हमको क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इनको ऐड करो तो आपको मिल जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये आएगा 1,97,700। ठीक है जी, ओके डन।
यस सर। अब इसके बाद कौन सा हेड आएगा? इसके बाद हमने कॉस्ट शीट पढ़ी हुई है, इसके बाद आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अच्छा हाँ, फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक होता तो फिर वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में प्लस और माइनस हो जाता, ठीक है, लेकिन फिनिश गुड्स का भी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर दिया हुआ नहीं है तो हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब सेलिंग यानी कि गुड्स को सेल करने के लिए कितने खर्चे लग गए, वो जो बचे हुए वो सब ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे। तो फटाफट बिना देर किए हुए हम फटाफट लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है सेल्समैन का खर्चा 2000 रुपए का, तो आ जाओ यहाँ पे लिखेंगे सेल्समैन का खर्चा 2000 रुपए का। ये रहे हमारे सेल्समैन जी, इनको हम पैसा देते हैं 2000 रुपए, खर्चा है, कॉस्ट है, सेल्समैन जी हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या है, अदर सेलिंग एक्सपेंसेस, अदर सेलिंग एक्सपेंसेस 1000, ये भी चले जाएंगे। अदर सेलिंग एक्सपेंसेस 1000 रुपीज, ये भी हो गए। उसके बाद वो क्या बोल रहा है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ सेल्समैन 1100 रुपीज के, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ सेल्समैन 1100 रुपीज के, ठीक है। तो ये भी खर्चे हमको वहीं पे लिखने हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 1100 रुपीज। उसके बाद दिया है कैरिएज एंड फ्रेट आउटवर्ड 1000 रुपीज का। कैरिएज आउटवर्ड यानी कि जब प्रोडक्ट बन जाता है तब हम एक जगह से दूसरे जगह उस प्रोडक्ट को भेजते हैं, ठीक है, उसके लिए लगने वाला खर्चा। और एडवर्टीजमेंट भी है 2000 रुपए की, मैं दोनों एक साथ लिख लेता हूं। कैरिएज आउटवर्ड भी है, कैरिएज आउटवर्ड हमारे पास कितने हैं 1000 रुपीज के। और आपके पास है एडवर्टीजमेंट, वो भी प्रोडक्ट को सेल करने का ही खर्चा होता है, एडवर्टीजमेंट विच इज 2000 रुपीज। तो टोटल एक्सपेंसेस जितना हो गया वो बाहर निकाल लो, तो ये आएगा 13100, ठीक है। अब हमको टोटल करना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की टोटल का, कर लो। तो ये जो आएगा यहां पर हमको मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल मिलेगा हमको जो आएगा 2,10,800, ठीक है। अगर आपको सेल नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में तो यही तक आपका आंसर फाइनल है, लेकिन आपको इस क्वेश्चन में सेल दिया हुआ है तो हमको प्रॉफिट भी निकाल के दिखाना पड़ेगा, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। आपने स्केल से लाइन खींचना है क्योंकि लाइन हमेशा सीधी मारनी चाहिए, ठीक है। चल उसके बाद आप देख लो कि आपको सेल दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में। यस सर सेल दिया हुआ है। ओहो ओहो बड़ी गड़बड़ होगी सर, क्या हो गया? ये 6000 रुपए सेलिंग के तो हम लिखे ही नहीं बेटा, कोई गल नहीं, लिख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल भाई आप नीचे आ लो थोड़ा सा। ये टोटल सही है, टोटल गलत नहीं है। सेलिंग मैनेजिंग डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन 6000 रुपीज का। अब सही है, टोटल एकदम सही है, टोटल में कोई चेंज नहीं है बेटा, गलत नहीं है, टोटल टोटल एकदम सही है, ठीक है। उसके बाद हमको क्वेश्चन में सेल दिया हुआ है, तो सेल कितना दिया हुआ है? तो सेल दिया है 2,50,000 का। तो यहाँ पर जाकर हमको लिखना होगा सेल, हमको यहाँ जाके लिखना होगा सेल।
2,50,000। मतलब जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमको 2,10,800 रुपए लगे खर्चा, वो हमने बेचा 2,50,000 में। तो बताओ फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? तो सर एकदम बहुत अच्छा वाला प्रॉफिट हो गया सर। तो प्रॉफिट निकालना होगा बेटा, and it is a common sense to find out the profit because you all know that कि जब हम सेल्स में से कॉस्ट को हटा देते हैं, सेल में से खर्चा हटा देते हैं, तो हमको प्रॉफिट ही मिलता है। 2,50,000 माइनस 2,10,800, ये आ गया 39,200। बात समझ में आ गई? पक्का? यस सर। आई होप सभी बच्चों को ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये हो गया बेटा कॉस्ट शीट का क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, कुछ समय दे देता हूं आपको, जिससे आप क्वेश्चन को कॉपी कर पाओ। ठीक है, आपको क्वेश्चन वीडियो पॉज करके कॉपी करना है। ठीक है, लिखो। एक एक स्लैब आपको लिखना है। पहले आप यहाँ तक लिख लो, प्राइम कॉस्ट तक, उसके बाद आगे लिख लो। Pause the video and write it down. ओके जी, डन सर। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका। अब एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। आ जाओ सब लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। जिन जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं है, कृपया स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, अगर आप YouTube पे देख रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आप YouTube पे नहीं देख रहे हो तो आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। ठीक है, चलिए, तो अब मैं आपको यहाँ पर हर चीज लिख कर देता हूँ, कौन से ओवरहेड में कौन सी चीज जाएगी, तो आपने बस पेस्टिंग करके लानी है और टोटल करके लाना है। ठीक है, बोलता है द अकाउंट ऑफ पीके मैन्युफैक्चर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015 शोज द फॉलोइंग। ठीक है, सबसे पहले आपको दिया है स्टॉक ऑफ मटेरियल, यानी कि ये ओपनिंग स्टॉक हो गया हमारा ऑफ रॉ मटेरियल। यस सर। फिर हो गया परचेज ऑफ मटेरियल, तो ये हो गया परचेज ऑफ मटेरियल। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक में प्लस हो जाता है परचेज। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक देख लो पहले, कहीं दिया हुआ है क्या? ये देखो, ये इंफॉर्मेशन इधर उधर देते हैं आपको। ठीक है ना, ये देखो, ये आपको क्लोजिंग स्टॉक लास्ट में दिया है। तो सबसे पहले आपने हर चीज पढ़नी है और पढ़ने के बाद ही आपने एक एक चीज जो जो चाहिए आपको स्टार्टिंग से ढूंढ ढूंढ कर लिखनी है आपको। ठीक है क्या? जी सर। उसके बाद बैड डेट राइट ऑफ, ये जो बैड डेट राइट ऑफ है, ये आपको कस्टमर से जब आप पैसे लेते हो तब आपको नहीं मिला, तो ये आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में ये चला जाएगा। ट्रैवलर्स सैलरीज एंड कमीशन, ये भी कहाँ जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएगा। डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ ऑन ऑफिस फर्नीचर, आप ही बता दो क्या बात है, ऑफिस ओवरहेड में जहां बैठा वही बोलना है आपको। रेंट रेट एंड टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, फैक्ट्री का लिखा हुआ है ब्रैकेट में, तो बताओ कहाँ जाएगा? सर फैक्ट्री का लिखा है तो फैक्ट्री ओवरहेड में ही जाएगा। वेरी गुड बेटा। प्रोडक्टिव वेजेस, जरा ध्यान से, अनप्रोडक्टिव वेजेस नहीं है, प्रोडक्टिव वेजेस है। प्रोडक्टिव वेजेस मतलब इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड द थिंग विच इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर है क्या? यानी कि डायरेक्ट लेबर में जाएगा, ये जाएगा डायरेक्ट लेबर में। ठीक है, डायरेक्टर्स फीस, यहाँ पर डायरेक्टर्स फीस के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो हम इसको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन या फिर आप ऑफिस ओवरहेड में भी डाल सकते हो। ऑफिस ओवरहेड में लिखो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में लिखना अच्छा नहीं होगा, ऑफिस ओवरहेड में लिखेंगे। जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंस यानी छोटे मोटे जनरल खर्चे, ये भी ऑफिस ओवरहेड में जाएंगे। यहाँ पर लिखा है गैस एंड वाटर फैक्ट्री, तो गैस एंड वाटर फैक्ट्री का है,
नाम में दर्शन दे दिया उसने, फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा वो। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ये भी कहाँ जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। सेल्स ये लास्ट में लिखते हैं। मैनेजर सैलरी, अब यहाँ पर थोड़ी सी चिंतित वाली बात है, चिंतित वाली नहीं है, एकदम सिंपल ही है। मैनेजर की सैलरी है 15,000, जिसमें से बोल रहा है 2/3 फॉर द फैक्ट्री एंड 1/3 फॉर द ऑफिस। तो मैनेजर की सैलरी जो है बेटा वो है कितना, 15,000 रुपए की, जिसमें से फैक्ट्री के लिए कितनी जा रही है, तो 2/3 जा रही है। 2/3 मतलब 2/3, और ऑफिस के लिए कितनी जा रही है, 1/3 जा रही है। तो मल्टीप्लाइड बाय 15,000 कर लो, ऐसे मल्टीप्लाइड बाय 15,000। कैलकुलेटर के तो मालिक आप ही हो, तो कर लो। 12 थोड़ी ना है जहां पर यही चीज सॉल्व करने के लिए हमको 1-1 घंटा लगता था, आधा घंटा लगता था, है ना। ठीक है सर, इतने भी स्लो नहीं किया, मुझे पता है बेटा, अब 10-15 मिनट तो लेते ही थे। क्लियर है, हाँ जी। तो 10,000 रुपए जो है वो कहाँ जाएंगे, फैक्ट्री में जाएंगे, और 5,000 रुपए कहाँ है, वो ऑफिस में जाएंगे। ठीक है, डन। ये भी आप नोट डाउन कर लो। लास्ट में बाद में बोला है डेप्रिसिएशन और प्लांट एंड मशीनरी। अब दिमाग की बत्ती चलाओ और यूज करो कि ये कहाँ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री में होता है। कैश डिस्काउंट इज अलाउड, कैश डिस्काउंट इज अलाउड, ये कहाँ जाएगा। जो जो चीजें आज नहीं लग रही है उसको हम थोड़ी देर बाद डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर। रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी, सर क्या बात कर रहे हो, रिपेयर्स है प्लांट एंड मशीनरी है तो फैक्ट्री से रिलेटेड है। कैरिएज आउटवर्ड, अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये देखो डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ छुपा के बैठा है, तो वो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस में। ठीक है। रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस फॉर ऑफिस, तो ये जाएगा ऑफिस ओवरहेड में। और गैस एंड वाटर, ऑफिस का है, गैस और वाटर देख के फैक्ट्री में चले जाना, ऑफिस लिखा है ब्रैकेट में, तो ये भी ऑफिस ओवरहेड में जाएगा। और स्टॉक ऑफ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक, ये तो ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है। तो आज के क्वेश्चन में ना दो चीजें इंपॉर्टेंट है ये वाले, इसमें ये बैड डेट रिटर्न ऑफ और एक कैश डिस्काउंट इज अलाउड। ठीक है। ये वाले चीजें पहले तो देख लो, आपको समझ में आ गई क्या। ये सारी चीजें आप एक बार देख लो, चेक करो सबको समझ में आ गई क्या। जिन बच्चों के पास नहीं है नोट्स वो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। हो गया जी सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बैड डेट रिटर्न ऑफ ये जो है, ये बैड डेट रिटर्न ऑफ मतलब हमको कस्टमर से पैसा लेना था, यानी कि हम बेचने चले गए और बेच दिया हमने चीजें और उन्होंने पैसा नहीं दिया, तो इट इज अवर कॉस्ट। ठीक है, हमने किसी को सेल किया और उसने हमारे पैसे डुबा दिए, तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। ठीक है क्या। उसके बावजूद ये जो कैश डिस्काउंट इज अलाउड है, ये कैश डिस्काउंट है बेटा। ये कौन सा डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट। नाम सोचो उसका, कैश डिस्काउंट है। तो आपने किसी को कैश डिस्काउंट दिया तो उससे प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है क्या, बोलो, उससे प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है क्या। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई स्टूडेंट आया जिसकी 1100 रुपए फीस थी, 1100 रुपीज की फीस थी, अब वो बोलता है कि सर ये लो फीस पूरी की पूरी, लेकिन मैंने खुशी के मारे उसको क्या किया, 100 रुपए बोला बेटा रहने दो, आप एक काम करो, आप 1000 रुपए ही दे दो, आप सिर्फ 1000 रुपीज का ही पेमेंट मुझे कर दो। ठीक है। तो क्या मैंने इसे ये 100 रुपए का डिस्काउंट दिया, इसलिए बाकी बच्चों की फीस बढ़ा दूंगा क्या मैं, बाकी बच्चों की फीस बढ़ा दूं क्या मैं, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट तो सारे बच्चे हैं ना, सभी की फीस बढ़ा दूं क्या ये 100 रुपए के लिए। आंसर इज नो। जब कैश डिस्काउंट हम किसी को देते हैं तो वो हमारी कॉस्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं करता, वो ओनर की इच्छा है, वो ओनर की इच्छा से दिया जाता है कैश डिस्काउंट। ठीक है क्या जी सर। तो ये कैश डिस्काउंट हमारे कॉस्ट शीट में एंटर नहीं करेगा। क्लियर है, पॉइंट समझ में आया जी हाँ। और एक और बात मुझे बतानी थी, जो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट हमने किया है उसने क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि आप हमें ना प्राइम कॉस्ट बता दो, ये देखो यहाँ दिया है प्राइम कॉस्ट बताओ, वर्क्स कॉस्ट बताओ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताओ, कॉस्ट ऑफ सेल बताओ और नेट प्रॉफिट बताओ। तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी निकाल के रखी है। अब पेपर में बच्चे क्या कर लेते हैं, कॉस्ट शीट बना के आ जाते हैं, लेकिन ये चीजें मार्क करना भूल जाते हैं।
जैसे उसने ए नंबर पे पूछा प्राइम कॉस्ट, तो आप जाओ प्राइम कॉस्ट के ऊपर और प्राइम कॉस्ट को नंबर दे दो ए। ठीक है जी। उसके बाद उसने पूछा आपको वर्क्स कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट होता है, तो ये इसको नेम दे दो बी। ठीक है। उसके बाद उसने पूछा है आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये रहा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसको नंबरिंग कर दो सी। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल है, तो ये जाओ कॉस्ट ऑफ सेल आ गया, इसको नंबरिंग कर दो डी। उसके बाद हमको दिया हुआ है, उसने पूछा है नेट प्रॉफिट, ये रहा हमारा नेट प्रॉफिट, इसको नंबरिंग करेंगे ई। पॉइंट समझा आपको? जी सर। ठीक है जी। तो एक क्वेश्चन आज हमने किया सॉल्व क्लास में, एक आपको होमवर्क दिया। उम्मीद करता हूं कि आप अपना होमवर्क पूरा करके आएंगे। ठीक है। मिलते हैं, आज का यूट्यूब पे लास्ट क्लास था, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। वेरी वेरी वेलकम है आपका सबका, अगर आप नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हो जिसमें और भी मजेदार चीजें पढ़ने के लिए मिलेंगी आपको। ठीक है। चलिए बेटा आज करते हैं इतना ही, बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।